अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आप सारे ठीक होंगे। ठीक है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट और बैड एंड डाउटफुल डेट्स के हमने एमसीक्यूज किए थे। ठीक है। आज की क्लास में हम उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है। जो हमने अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स के अकाउंट्स किए थे हमने अभी स्टार्ट किया था। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था वी वर डूइंग दैट क्वेश्चन। अच्छा, उसमें आपने क्वेश्चन जब बना रहे थे तो उसमें देखें एग्जाम में आपको लेजर अकाउंट्स बनाने आएंगे और उसके बाद आपको इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो आप ट्रीटमेंट करते हैं वो आपको एग्जाम में आएगी। ठीक है। अभी हम इसी को फर्दर प्रोसीड करते हैं। जो क्वेश्चंस हम कल कर रहे थे और मैंने छोड़े थे, मैंने आपको कोई असाइनमेंट भी दी थी। ठीक है। वो असाइनमेंट्स भी अभी मैं करता हूँ क्वेश्चन, आप उन असाइनमेंट्स को चेक कर लें, अपने क्वेश्चंस को वेरीफाई कर लें, जो आपने सॉल्यूशंस किए हैं उनको वेरीफाई कर लें। अच्छा, यहाँ देखें जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने इसमें लेजर अकाउंट्स बनाए थे। तो लेजर अकाउंट्स में पहले जो लेजर अकाउंट्स बनाया था, जो रिक्वायरमेंट थी वो हमारे पास ए में हमने मोटर एक्सपेंस का अकाउंट बनाया था, इंश्योरेंस का अकाउंट हम बना चुके थे, स्टेशनरी का अकाउंट हम हमने ये भी बना दिया था। अच्छा, फिर हमारे पास है डी। डी में है बिजनेस रेट। बिजनेस रेट्स भी एक्सपेंस होते हैं। ठीक है। अब अगर हम डी में बिजनेस रेट का अकाउंट बनाते हैं, बिजनेस रेट, इसका टी अकाउंट बनाते हैं। बिजनेस रेट्स का जो टी अकाउंट होगा वो हम बनाएंगे, डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। उसने कहा है पेड ड्यूरिंग द ईयर। जब आप ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट करते हैं तो आपके पास जो एंट्री होती है, आप अगर बिजनेस रेट्स पे कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे बिजनेस रेट्स को, और क्रेडिट आप कर देंगे कैश को या चेक को, जो भी पेमेंट का मेथड है। अब यहाँ पर जो पेमेंट हुई है वो हुई है आपकी 1654 की, 1654 क्रेडिट में भी आ जाएगा। वी आर प्रिपेयरिंग द लेजर अकाउंट ऑफ बिजनेस रेट्स। तो बिजनेस रेट्स के डेबिट साइड पे, ये डेबिट साइड है, डेबिट हो रहे हैं, कितनी अमाउंट से हो रहे हैं उसको अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। ये बिजनेस का रेट्स का टी अकाउंट है और इसमें डेबिट साइड पे हम 1654 ट्रांसफर कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर ये करना है कि हमारे पास ना रेफरेंस जो है वो क्रेडिट रेफरेंस देते हैं। तो हमारे पास कैश रेफरेंस आ जाएगा कि आपने बिजनेस रेट्स की पेमेंट की है। फिर उसके बाद उसने कहा प्री पेड एट 31 दिसंबर 2005। हमारे पास ये ईयर है करंट 31 दिसंबर 2006। ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग डेट है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का 2006 का ओपनिंग बैलेंस होगा। उसने कहा है कि दिस इज प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब है कि आपने एक्सपेंस एडवांस में पे किया था तो वो आपका एसेट हुआ। तो प्रीपेड जो हमारे पास एक्सपेंस होता है उसका ओपनिंग बैलेंस बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी ऑन द डेबिट साइड ऑफ द एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है। तो ये हमारे पास 140 आ गया। उसके बाद उसने कहा है कि प्रीपेड एज एट 31 दिसंबर 2006, आपका ईयर एंड हो गया। ईयर एंड पे आपके पास जो प्रीपेड एक्सपेंस है इस साल का वो आपका है 26, वो आपका 120। ठीक है। तो आपके पास जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है क्लोजिंग बैलेंस दैट इज बैलेंस कैरिड डाउन, वो क्रेडिट साइड पे आता है एक्सपेंस अकाउंट में। ठीक है। तो ये हमारे पास कितना है 120। आप यहाँ पर इसे 120 लिखेंगे एंड देयर इज नो मोर इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस डी पार्ट। ओके, यू विल क्लोज डाउन दिस अकाउंट। हम क्लोज कैसे करते हैं कि हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास जो डेबिट साइड है वो आप देखें तो वो ग्रेटर है। डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड। डेबिट साइड जो है वो कितने से ग्रेटर है वो देखें, उसकी कैलकुलेशन आप करेंगे। कैलकुलेशन में आप देखें कि आपके पास डेबिट साइड में 140 आएगा, उसमें प्लस आप कर रहे हैं 1654। ठीक है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका टोटल बनेगा 1794।
यू विल राइट डाउन द सेम टोटल दूसरी साइड पे भी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द टी अकाउंट, उसमें से क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे। ठीक है, तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगा जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा वो आपका कितना आता है वो देखें कि आप माइनस करेंगे 120 इसमें से, तो आपके पास ये आ जाएगा 1674। ठीक हो गया। अच्छा, जब आप लेजर अकाउंट्स बनाते हैं इस तरह के आपको पेपर में आते हैं तो आपने ये बैलेंस जो कैरिड डाउन है इसको ब्रॉट डाउन लाजमी करना है। बैलेंस कैरिड डाउन जो है वो आपके पास क्रेडिट साइड पे है। ठीक है, और बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी ऑन द डेबिट साइड वाई 120। ठीक है, इसको आपने लाजमी करना है। दूसरे नंबर पर उसने कहा है कि आपके पास ना वो स्टेटमेंट आप फाइनेंशियल पोजीशन और इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या ट्रीटमेंट होनी है वो देखें। आपके हमारे पास जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें इनकम स्टेटमेंट उसमें हमारे पास जाते हैं एक्सपेंस फॉर द ईयर। ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं, या तो आपके पास अदर इनकम हो जाएगी या आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास आएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसकी ट्रीटमेंट दो जगह पे होगी आपके पास ना। एक तो आपके पास ये ट्रीटमेंट होती है करंट एसेट्स में, करंट एसेट सेक्शन में। ठीक है, और दूसरी ट्रीटमेंट होती है आपकी करंट लाइबिलिटीज की सेक्शन में। इन दो जगहों में से एक जगह पर आपकी ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखें हमने कल रूल्स पढ़े थे डेबिट और इसके कि आपके पास अगर प्रीपेमेंट्स हैं तो उनका क्या करना है। हमारे पास ये वाला एक्सपेंस है फॉर द ईयर बिजनेस रेट्स। बिजनेस रेट्स हैं हमारे पास डी पार्ट में, तो डी पार्ट में हमारे पास ये एक्सपेंसेस में चले जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर कॉलम बना रहा हूँ कि डी की क्या ट्रीटमेंट होगी। डी में हमारे पास बिजनेस रेट्स आ रहे हैं, तो बिजनेस रेट्स आपके एक्सपेंसेस हैं, तो आप एक्सपेंसेस में लिखेंगे कौन सी वैल्यू लिखेंगे, जो आपकी ये वाली वैल्यू है जो आपकी इनकम स्टेटमेंट में जा रही है, जो आपने बिजनेस रेट का अकाउंट बनाया वहां से। ठीक है, तो वो आपके पास आती है कितनी, 167.4। ठीक है, 1674। अब दूसरे नंबर पर आप क्या करेंगे, इसके बाद आपने देखना है कि बिजनेस रेट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। क्लोजिंग बैलेंस प्रीपेड आपके पास एक्सपेंस है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं, प्रीपेड बिजनेस रेट वो करंट एसेट्स होते हैं, तो वो करंट एसेट्स में आप लिखेंगे प्रीपेड बिजनेस रेट्स। इसको आप एक्सपेंसेस इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज अ करंट एसेट लिख देंगे। ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका है डी सेक्शन। ठीक है, डी वाला पार्ट। ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, तो हमारे पास जो ई पार्ट है उसमें देखें, हमारे पास जो ई पार्ट है वो क्या है। उसने कहा है कि गिनेज सबलेट पार्ट ऑफ द प्रीमिसेस। सबलेट का मतलब ये होता है कि आपके पास आपने एक बिल्डिंग रेंट पे ली और बाद में आपने फर्दर आगे रेंट पे दे दी। जैसे आप देखें मोस्टली आप लोगों में से जो लोग हॉस्टलाइज होंगे तो ऑनर कोई और होता है, लेकिन उस बिजनेस को, उस हॉस्टल को रन करने वाला कोई और होता है। ठीक है, तो ऑनर ने क्या किया होता है, अपनी बिल्डिंग किसी को रेंट पे दी होती है और उस बंदे ने आगे फर्दर स्टूडेंट्स को रेंट पे दी होती है या किसी और पर्सन को। अब इसकी इनकम है, सबलेट जब भी होगा उसकी क्या होगी, इनकम होगी। अब देखें उसने कहा ही रिसीव्स 1400 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006। 31 दिसंबर 2006 को उसने क्या किया है कि एक रेट रिसीव किया है, बिजनेस सॉरी रेंट रिसीव किया है। तो आप इसका अकाउंट बनाएंगे तो ये रेंटल इनकम होगी। ये क्या होगी, रेंटल इनकम या रेंट इनकम अकाउंट। अब आप इसका अकाउंट बना रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, आपकी डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये
जब आप इनकम रिसीव करते हैं तो आपके पास कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है, ठीक है। और क्रेडिट अकाउंट में आपके पास आ जाएगा सोर्स ऑफ इनकम। आपकी इनकम कौन सी है? तो इनकम आपके पास क्या है? रेंट, ठीक है। आपके पास रेंटल इनकम दैट इज कमिंग टू यू, ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। अब यहाँ पर देखें, आपके पास ये है कितने का रेंटल इनकम ड्यूरिंग द ईयर आपने 1400 की आपने रिसीव की है। 1400 डेबिट और क्रेडिट में वी आर प्रिपेयरिंग रेंटल इनकम अकाउंट। क्रेडिट हो रहा है, कितनी अमाउंट से हो रहा है आप क्रेडिट साइड पे लिख देंगे अकाउंट में। और डेबिट रेफरेंस आप डिटेल में मेंशन कर देंगे कि आपने कैश रिसीव किया है या आपने चेक रिसीव किया है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि हार्टी द टेनेंट, जो किराएदार है उसका टेनेंट है, उसने क्या किया है? ओल्ड गिनीज 170, ठीक है, एट 31 दिसंबर 2005। पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल जो उसका टेनेंट था, किराएदार था, उसने उसको कितनी पेमेंट करनी थी उसने नहीं किया। पिछले साल का रेंट वो था 175 का। तो रेंट उसने लास्ट ईयर बिल्डिंग दे दी लेकिन रेंट रिसीव नहीं किया, तो वो उसका ओपनिंग बैलेंस में एज एन एसेट होगा। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन जो होगा दैट वुड बी ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। तो डेबिट साइड पे आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है, वो कितनी अमाउंट से आएगा? वो है 175 का ओपनिंग बैलेंस था। उसने कहा है कि एंड 185 एट 31 दिसंबर 2006। इसका मतलब है कि इनकम जो एंड पे अभी पेमेंट रिसीव नहीं हुई इस साल की, ठीक है, वो कितनी है? ये वो है 185 की। तो ये एसेट है इस साल का। तो एसेट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है अकाउंट में, ठीक है। टी अकाउंट जब बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस 185, अब आपने इस अकाउंट को क्लोज कर देना है ठीक है। अब आप देखें तो आपके पास जो क्रेडिट साइड है वो अगर आप देखते हैं तो क्रेडिट साइड आपके पास ग्रेटर है। क्रेडिट साइड इज 1400 प्लस 185, तो ये आपके पास 1585 की आ गई। ये कितनी आ गई? 1585 की। इसमें से जो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे 175 गिवन है वो आप क्या कर दें? माइनस कर दें, तो आपके पास रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा। तो वो आता है आपके पास 1410। 1410 इज द इनकम फॉर दिस ईयर। तो जो बैलेंस कैरी डाउन है उसको यू विल ब्रिंग एज बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैलेंस ब्रॉड डाउन आपका 185 का होगा, सॉरी। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और इनकम स्टेटमेंट में क्या होगी वो देखें। अब हमारे पास रेंटल इनकम है, तो रेंटल इनकम इज नॉट द सेल्स, ये आपकी अदर इनकम है। तो रेंटल इनकम आप इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे ई पार्ट में, ठीक है। तो रेंटल इनकम आपकी कितनी आ गई वो देखें, वो आपकी आ रही है 1410, ये आपकी अदर इनकम है ठीक हो गया। जो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है वो देखें, आपने रेंट पे बिल्डिंग दी तो रेंट अभी लिया नहीं है, लास्ट मंथ का हो सकता है, 2 मंथ का हो सकता है, अभी उसने पेमेंट करनी है आपके किराएदार ने, तो वो आपका एसेट होता है। तो ये भी आपके पास नेक्स्ट ईयर में करंट एसेट्स में चला जाएगा आपके पास। ये क्या है? अक्रूड रेंटल इनकम। अक्रूड रेंटल इनकम हमारे पास क्या हो गई है? ये हमारे पास एसेट हो गया है। और कितने की अक्रूड है? एट द एंड $185 की। दिस इज द ट्रीटमेंट इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड इनकम स्टेटमेंट कि आपने कौन कौन सी वैल्यूज वहां लेके जानी है, ठीक है अच्छा, उसके बाद देखें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें चेक करें कि हमारे पास उसने कहा है कि आपके पास अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट का सेकंड क्वेश्चन है। कहता है डब्ल्यू होप्स ईयर एंडेड 30 जून। आपने ये देखना कि ईयर एंड कब हो रहा है। व्हाट इज द ईयर एंड? 30 जून 2008। ईयर स्टार्ट क्या होगा? ईयर स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2007। राइट अप द लेजर अकाउंट्स, आपने लेजर अकाउंट्स बनाने हैं शोइंग द ट्रांसफर टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बैलेंस कैरी डाउन टू द नेक्स्ट ईयर फॉर द फॉलोइंग, ठीक है।
आपने बैलेंस ब्रॉड डाउन भी करना है, कैरी डाउन भी निकालना है, ब्रॉड डाउन भी उसको करना है, ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सी वैल्यू कहाँ जाएगी वो भी आपने शो करनी है। अच्छा, इसमें देखें जो हमारे पास ना यहाँ पर नॉर्मल ये जो आपके एक्सपेंसेस हैं स्टेशनरी है, स्टेशनरी ए पार्ट है, दिस इज द ए पार्ट, स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस, ठीक है। उसने सबसे पहले कहा है कि आप पेड फॉर द ईयर एंडेड टू 30th June 2008 240। जब आप एक्सपेंस पे करते हैं तो यू पुट दैट ऑन द डेबिट साइड ऑफ स्टेशनरी अकाउंट, और रेफरेंस आप क्या लिख देते हैं, कैश। कैश, क्योंकि आपके पास जो जर्नल एंट्री होती है पेमेंट की वो होती है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। स्टेशनरी एक्सपेंस भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और क्रेडिट आपके पास आ जाएगी कैश या बैंक बाय 240। तो आप जब इसे ट्रांसफर करते हैं लेजर में तो आपके पास स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितनी अमाउंट से हो रहा है, 240। 240 आपने यहाँ लिख दिया और क्रेडिट रेफरेंस में कैश आ गया, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि स्टेशनरी जो है वो स्टॉक है एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ 30th June 2007। ये ओपनिंग स्टॉक है, ये क्या है, ओपनिंग, क्योंकि लास्ट ईयर हम इस साल ये 2008 है, तो ये जो स्टॉक था ये आपके पास ओपनिंग था पिछले साल का, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब ये होता है स्टॉक जो भी होता है उसको आप एज एन एसेट ट्रीट करते हैं, तो बैलेंस ब्रॉड डाउन आपके पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 60 का ऑन द डेबिट साइड। और उसने कहा है कि आपके पास जो स्टेशनरी है 30th June 2008 को क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपके पास बैलेंस कैरिड डाउन वो आ रहा है कितने का, वो आ रहा है 60 का। अब आपने इस अकाउंट को क्लोज कर देना है। जब आप अकाउंट क्लोज करेंगे तो आप देखें कि आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो डेबिट साइड का टोटल दोनों साइड पे आ जाएगा, ठीक है। और क्रेडिट साइड पे आप देखें, सॉरी क्रेडिट साइड पे हमारी अमाउंट आ रही है 95, ठीक है, दैट इज 95। ठीक है, सॉरी। अब आपने क्या करना है, आपने 300 में से 95 माइनस करेंगे तो आपके पास 205 का बैलेंसिंग फिगर आएगा, और ये बैलेंसिंग फिगर जाएगा इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस फॉर द ईयर। और जो आपका बैलेंस कैरी डाउन है उसको आप बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे, बैलेंस ब्रॉड डाउन विल बी 95, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकंड है जो अकाउंट है वो है आपके पास जनरल एक्सपेंसेस का। जनरल एक्सपेंसेस जो हैं उसमें भी देखें, ये भी आपके पास जनरल एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाएंगे, बी जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। जो जनरल एक्सपेंसेस का अकाउंट बनेगा डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। पेड फॉर द ईयर आपने ईयर टू 30th June 2008, इस साल आपने जो पेमेंट की है ना वो आपकी आ रही है 470 की, ठीक है। जब आप पेमेंट करते हैं जनरल एक्सपेंसेस की तो आप एंट्री क्या करेंगे, जनरल एक्सपेंसेस डेबिट एंड कैश और बैंक क्रेडिट, ठीक है। तो कितनी अमाउंट है 470। वी आर प्रिपेयरिंग जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट, तो उसमें हम डेबिट साइड पे से पुट करेंगे, ठीक है। अब जब डेबिट साइड देखें वो कितनी अमाउंट है 470, वो हमने लिख ली। क्रेडिट रेफरेंस देते हैं हम जब डेबिट साइड पे टी अकाउंट में वैल्यू लिखते हैं, तो क्रेडिट रेफरेंस इज द कैश पेड, आपने कैश की पेमेंट कर दी है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि ओइंग एट 30th June 2007, 30th June 2007 पिछले साल का क्लोजिंग है और करंट ईयर का ओपनिंग होगा, ठीक है। 30th June 2007 को जो वैल्यू आपके पास 32 थी वो ओइंग थी, लाइबिलिटी थी, और वही लाइबिलिटी आपके पास करंट ईयर में एज एन ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 जुलाई 2007 आ गई, ठीक है। तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस जो है, बैलेंस ब्रॉड डाउन, वो आपके पास कितना आया, वो आपके पास है 32 का, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि ओइंग एट 30th June 2006, ओइंग क्लोजिंग बैलेंस अगर ओइंग है
एक्सपेंस, तो इसका मतलब है कि अभी आपने पेमेंट नहीं की, दैट इज योर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस जो टी अकाउंट होता है उसमें डेबिट साइड पे होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना बैलेंस आया है 60 का। अब हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। जब हमने इसे क्लोज करना है तो आप देखें कि क्लोज जब हम करते हैं तो क्लोज में आपके पास डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। डेबिट साइड कितनी हमारे पास आ रही है 470 प्लस 60 530, 530। इसमें से आप ये बैलेंस निकाल लेंगे तो आपके पास रिमेनिंग जो बैलेंस आएगा वो 498 आएगा ऑन दिस साइड। ये आपके पास इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस फॉर द ईयर जाएगा। इस साल का एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में जो जनरल एक्सपेंस है वो 498 है। तो आपके पास जो बैलेंस कैरी डाउन है यू विल ब्रिंग दैट बैलेंस डाउन अगले साल। आप 1 जुलाई 2008 को लेके आएंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड दिस बैलेंस ब्रॉट डाउन वुड बी 60। तो ये आपके पास एट द एंड लायबिलिटी है, आपने एक्सपेंस पे नहीं किया। एक्सपेंस क्या किया आपने, पे नहीं किया। ये आपके पास हो गए दो अकाउंट। थर्ड देखें थर्ड में उसने ना आपको जो डाटा दिया उसने कहा रेंट प्लस आपके पास बिजनेस रेट्स कंबाइन अकाउंट दे दिया। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके पास जो अकाउंट बन रहा होता है एक्सपेंसेस का वो कॉमन बन रहा होता है। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, जो सी पार्ट है उसके लिए आप एक ही अकाउंट बनाएंगे, दैट वुड बी रेंट एंड बिजनेस रेट्स। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने सेपरेट सेपरेट बनाए थे, बिजनेस रेट्स का सेपरेट, रेंट का सेपरेट। इसमें आपने एक ही अकाउंट, पेपर में ऐसे भी आ सकता है आपको कि इकट्ठे दो एक्सपेंसेस दे दे और उनका कहे कि एक ही अकाउंट बनाओ। ठीक है, अब यहाँ देखें उसने कहा कि पेड इन द ईयर टू 30 जून 5410। आपने क्या किया है ड्यूरिंग द ईयर, आपने पेमेंट की है टोटल पेमेंट, रेंट की भी और बिजनेस रेट्स की भी। कितनी पेमेंट की है, वो आपने की है 5410। तो जब आपने पेमेंट की होगी आपने एंट्री क्या होगी की होगी, रेंट एंड रेट्स अकाउंट डेबिट, बिजनेस रेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, बाय 5410। और आपने जब कैश पे की तो कैश आपका एसेट है, रिड्यूस हो गया तो वो क्रेडिट हो जाएगा 5410। हम रेट जो अकाउंट बना रहे हैं वो कंबाइन अकाउंट है रेंट एंड रेट्स का, तो वो डेबिट हो रहा है। कितनी अमाउंट से हो रहा है, वो हमारे पास हो रहा है 5410। ये हम डेबिट साइड पे पुट करेंगे और क्रेडिट रेफरेंस हम यहाँ पर डिटेल में दे देंगे कि हमने कैश पे किया है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो उसने आपको जो क्वेश्चन दिया उसमें इसमें डाटा जो दिया उसने कहा रेंट जो है, रेंट ओइंग एट 30 जून 2007। आपका जो रेंट था वो आपके पास साल के स्टार्ट में, यानी कि पिछले साल के एंड पे इस साल का करंट ईयर अकाउंटिंग पीरियड का स्टार्ट होगा, तो वो आपके पास ओइंग था। इसका मतलब लायबिलिटी। तो ओपनिंग लायबिलिटी जब आप लिखते हैं तो वो अकाउंट जब बनाते हैं उसमें क्रेडिट साइड पे आ जाती है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी बैलेंस ब्रॉट डाउन है 220 का, आप ये लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि आपने क्या किया है कि रेंट पेड इन एडवांस फॉर जून 2008 एट 30 जून 2008। ये साल आया तो आपने, आपके हो सकता है फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, आपने अगले साल का भी एडवांस रेंट दे दिया। आपने क्या कर दिया, अगले साल का एडवांस रेंट दे दिया। रेंट पेड इन एडवांस जो है वो है एट 30 जून 2008 370 का। कितने का, 370 का। तो ये आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है। तो आपके पास जो बैलेंस कैरी डाउन है वो कितना आ गया है, वो आ गया है आपके पास जो आपने एडवांस दे दिया है, प्रीपेड है एक्सपेंस 370 का। उसके बाद आपने क्या किया, बिजनेस रेट्स ओइंग एट 30 जून 2007। बिजनेस रेट्स जो थे वो भी ओइंग थे एट द स्टार्ट। इसका मतलब है कि आपका बैलेंस जो ब्रॉड डाउन था बिजनेस रेट्स के लिए वो भी क्रेडिट साइड पे आएगा।
तो वो कितना है आपका 191 का। उसके बाद उसने कहा कि बिजनेस रेट्स ओइंग एट 30 जून 2008, और करंट ईयर में एंड पे जो आपका बिजनेस रेट ओइंग है वो इधर गिवन है, तो आपका बैलेंस जो है वो कैरी डाउन जो है दैट वुड कम ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि ये लाइबिलिटी है एक्सपेंस। तो ये कितने का लाइबिलिटी 393 की। अब आप क्या करेंगे, अब आपने इस अकाउंट को क्लोज कर देना है, ठीक है। जब आप क्लोज करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, आप देखें कि आपने टोटल करना है जो साइड बड़ी है। आपके पास डेबिट साइड भी है, क्रेडिट साइड भी है। डेबिट साइड आपके पास दैट इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे आपके पास 5410 की एक वैल्यू है प्लस 393 की वैल्यू है, वो आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास टोटल बन जाएगा 5803, ठीक है। 5803 ये यहाँ पर आ जाएगा। उसमें से आपके क्रेडिट साइड पे जो वैल्यूज गिवन है वो माइनस कर लेंगे। पहली वैल्यू क्रेडिट साइड पे 220 की है, वो माइनस हो जाएगी। फिर 191 की है, वो भी माइनस हो जाएगी। और फिर आपके पास 370 की वैल्यू है, वो भी माइनस हो जाएगी। तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा 5022। ये आपका इनकम स्टेटमेंट में जाएगा एज एन एक्सपेंस। दिस वुड बी चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस। जो आपके पास बैलेंस कैरी डाउन है उनको आप ब्रॉड डाउन करेंगे, बैलेंस ब्रॉड डाउन अगले साल। जो आपका क्रेडिट साइड पे है उसको डेबिट साइड पे आप ले आए, तो आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना हो जाएगा, वो बैलेंस ब्रॉड डाउन इट वुड बी 370। जो आपका डेबिट साइड पे उसको क्रेडिट साइड पे ले जाएं तो आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन विल बी 393। ये बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा ऑन 1 जुलाई 2008 को। अच्छा, अब देखें यहाँ पर दो अकाउंट्स हैं, एक ही आपके दो डिफरेंट एक्सपेंसेस को आपने एक ही अकाउंट में लिखा है। तो इसमें आपके पास जो अकाउंट बन रहे हैं उसमें कुछ एसेट्स भी आ रहे हैं, लायबिलिटीज भी। आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें आपकी 5022 ये आपका एक्सपेंस जाएगा, एक्सपेंस फॉर द ईयर। आप रेंट एंड रेट्स टोटल लिखेंगे, ये एक्सपेंसेस में चला जाएगा। उसके बाद जो आपके पास बैलेंस यहाँ पर कैरी डाउन ये 370 है, ये आपके पास करंट एसेट है। और जो आपके पास ये वाला बैलेंस है 393 का, ये आपके पास करंट लाइबिलिटीज में आप रिपोर्ट कर देंगे इस साल के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मोटर एक्सपेंसेस हैं, ये सिंपल अकाउंट है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ये आपने बना लेना है, ठीक है, सिंपल अकाउंट है। उसके बाद है कमीशन वाला अकाउंट है। उसने कहा है कि आपके पास होप अर्न्स कमीशन। अर्न्स कमीशन का मतलब ये है कि दिस इज इनकम, दिस इज इनकम। और जो इनकम होती है उसका आप अकाउंट अगर बनाते हैं यहाँ पर ई का अकाउंट देखें, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट या कमीशन इनकम अकाउंट भी आप लिख सकते हैं। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें आपने क्या करना है कि जब आप इसके अकाउंट्स, आप जब आपने अकाउंट बैलेंसेस इसके बनाने हैं तो उसने कहा है कि होप अर्न्स कमीशन फ्रॉम द सेल ऑफ वन आइटम, ठीक है। वो क्या करता है, एक आइटम सेल करता है, उससे कमीशन अर्न करता है। जैसे आप देखें सेल्स पर्सन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सर्विसेज देते हैं प्रोडक्ट सेल करने के लिए, उसके अगेंस्ट इन कमीशन रिसीव करते हैं। कहता है रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2008। जो कमीशन उसने रिसीव किया उसके लिए एंट्री क्या होगी कि उसके पास डेबिट आ जाएगी कैश। जब वो कैश रिसीव करेगा, कैश विल बी, कैश इज एन एसेट, एसेट इंक्रीज हो रहा है कितने से 1100 से, वो उसको डेबिट कर देगा। और क्रेडिट में वो कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट कर देगा, ठीक है, 1100 से। अब देखें वी आर प्रिपेयरिंग कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, तो क्रेडिट हो रहा है कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ये हमने अकाउंट बनाया, तो उसमें डेबिट साइड, उसमें जो अमाउंट है वो कितनी है 1100 की, वो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे।
जो डेबिट रेफरेंस है वो हम यहाँ पर डिटेल में दे देंगे कि हमने कमीशन रिसीव किया है कैश में। उसके बाद उसने कहा था ओइंग एट 30 जून 2007, 2007 को जो ओइंग था पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग बैलेंस। अब हुआ क्या था कि पिछले साल जो आपने कमीशन दिया था ठीक है, वो कमीशन ये हुआ था कि आपने काम कर दिया था लेकिन कमीशन आपको मिला नहीं था। तो जो आप काम कर देते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, उसके अगेंस्ट इनकम अगर रिसीव नहीं हुई, कैश रिसीव नहीं की, तो आपका एसेट होता है। तो आपका ओपनिंग बैलेंस जो होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो आपका कितना होगा, वो डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है, बिकॉज दिस इज एन एसेट। कितने अमाउंट का है? 50 का। उसके बाद ओइंग एट 30 जून 2008। अब 30 जून 2008 को ओइंग है, इसका मतलब है ये भी आपका एसेट है। तो क्लोजिंग बैलेंस एसेट का बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे आता है। ठीक है, अकाउंट में। तो ये आपका आ गया 82। अब आपने क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। आपकी क्रेडिट साइड जो है दैट इज ग्रेटर, दैट इज ग्रेटर। तो क्रेडिट साइड 11 आपके पास 1182 से हो जाएगी। 1100 प्लस 82, तो 1182 माइनस उसमें से आप 50 कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 1132 ठीक है, 1132 ये आपके पास इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। ये जो बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है, ये आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज अ करंट एसेट चला जाएगा कि आपने सर्विस दे दी लेकिन आपने अमाउंट रिसीव नहीं की उसके अगेंस्ट। क्लियर है? अच्छा, अब देखें आपके पास ना जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है और आपके पास इनकम स्टेटमेंट है, उसमें इसकी ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ पर होनी है और आपने कैसे करनी है, वो ऊपर भी मैंने बताया है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे तो इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास या तो अदर इनकम्स होती हैं या आपके एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक हो गया, आपके पास अदर इनकम है या आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, यहाँ पर आपने ट्रीटमेंट करनी है। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसमें आपने क्या करना है, उसमें भी आपने इसको या तो करंट एसेट्स में ट्रीट कर लेना है या करंट लाइबिलिटीज में ट्रीट कर लेना है। ठीक है, या आपके पास क्या होगा, करंट लाइबिलिटीज। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें, हमने जो ए पार्ट किया, ए पार्ट को हम ट्रांसफर करते हैं कि ए पार्ट के जो बैलेंसेस हैं वो कितने कितने हैं और वो कैसे हमने ट्रांसफर करने हैं। ए पार्ट में सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में आप देखें तो एक्सपेंसेस, हमारे पास एक्सपेंस आ रहा है कितने का, 205 का। ये वाला बैलेंस ही इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, स्टेशनरी एक्सपेंस। ये आपके पास कितना आएगा, ये आपका है पार्ट ए, ये आपका 205 का आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। तो आपके पास जो स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो एज एन एसेट आ जाएगा एंड पे। ठीक है, तो वो आपका कितना है, 95 का। वो आप यहाँ पर ट्रीट कर लेंगे, ये पार्ट ए की ट्रीटमेंट है। जनरल एक्सपेंसेस में देखें तो जनरल एक्सपेंसेस हमारे पास जो इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे वो होंगे 498, 498 ये आपके एक्सपेंसेस हैं। ये पार्ट बी है, जनरल एक्सपेंसेस, ये वाली वैल्यू जाएगी। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपके पास जो क्लोजिंग वैल्यू यहाँ पर गिवन है वो क्या है कि आपके जनरल एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द पीरियड पेएबल थे। तो आपके पास जनरल एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या है, जनरल एक्सपेंसेस अक्रूड, आपने पे नहीं किया एट द एंड तो वो आपकी लायबिलिटी होगी, $60 की वो लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली आपके पास जो
स्टेशन ये बिजनेस रेंट और बिजनेस रेट्स का अकाउंट हमने बनाया था। इसमें जो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में वैल्यू गई है एक्सपेंस की वो 5022 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रेंट एंड बिजनेस रेट्स। $5022 ये भी एक्सपेंसेस में चली जाएंगी। और उसके बाद जो इसके क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो दो हैं, एक है डेबिट साइड पे आ रहा है और एक है क्रेडिट साइड पे आ रहा है। तो जो डेबिट साइड पे आपके पास बैलेंस आ रहा है वो शो कर रहा है कि आपकी लायबिलिटी थी, कुछ एक्सपेंसेस आपने पे नहीं किए, कौन से 390 कितने 3 के, तो आप यहाँ पर उसको करंट लायबिलिटी में लिख देंगे, रेंट एंड रेट्स अक्रूड आपने पे नहीं किए एट द एंड, वो कितने के आपने पेमेंट नहीं की, 393 के। लेकिन आपने कोई रेंट जो था वो एडवांस में भी पे किया हुआ था, वो आपका एसेट आएगा। रेंट एंड रेट्स जो एडवांस में पे किए हुए थे वो क्या था, आपका एसेट है। तो यहाँ पर आपके पास करंट एसेट्स में भी ये आएगा, रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स प्रीपेड जो आपने एडवांस में दे दी अगले साल की, तो वो आपकी पेमेंट जो आई है वो कितने की आई है, 370 की, ये आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह आपके पास कमीशन जो है, कमीशन इनकम है, कमीशन का जो इनकम स्टेटमेंट में बैलेंस जाएगा वो आएगा 1132 का। ठीक है, तो ये आपके अदर इनकम में आएगा, कमीशन रिसीव्ड, ई पार्ट, कमीशन रिसीव्ड कितनी अमाउंट है, 1132 की। उसके बाद आपके पास जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो बैलेंसेस आप चेक करें तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 82 का। ये आपका ओइंग इनकम एट द एंड आपने रिसीव करने है, तो ये आपका करंट एसेट भी आएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, करंट एसेट, कमीशन अक्रूड, आपकी जो इनकम है वो अक्रूड है तो वो आपका एसेट हो जाएगा। These are the extracts of statement of financial position and income statement। ठीक है। अच्छा, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। सिद्रा, आपकी क्वेश्चन है कि ओइंग का क्या मतलब है। ओइंग का मतलब ये होता है कि पेमेंट नहीं हुई। अगर आपका एक्सपेंस ओइंग है तो इसका मतलब है आपकी लायबिलिटी है, आपका एक्सपेंस हुआ था लेकिन आपने पे नहीं किया और अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया, तो वो आपकी लायबिलिटी होगी, वो आप नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे। और अगर ओइंग इनकम है तो इसका मतलब है कि आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी थी लेकिन किसी से जो पेमेंट लेनी थी वो रिसीव नहीं हुई अभी तक। ठीक है, पेमेंट रिसीव नहीं हुई, तो उस सूरत में दैट विल बिकम योर करंट एसेट। ठीक है। और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? जनरल सलीम, पेड फॉर द ईयर एंड पेड इन द ईयर में एक ही चीज है। ठीक है, आपने ड्यूरिंग द ईयर कितने पे किए हैं, ठीक है, और पेड फॉर द ईयर का मतलब होता है कि आपने इस साल के लिए कितने पे किए। वो तो आपने हमने जो फिगर निकाले हैं ना, जैसे यहाँ पर हमने कमीशन के लिए ये जो हमने एक्सपेंसेस निकाले हैं स्टेशनरी वगैरह के, ठीक है, जो हमने इनकम स्टेटमेंट के फिगर्स आते हैं वो होते हैं पेड फॉर द ईयर, इस साल के लिए पेमेंट किया आपने। ठीक है, वो डायरेक्ट आपका एक्सपेंस होता है, इनकम स्टेटमेंट में चला जाता है। लेकिन पेड इन द ईयर का मतलब होता है कि उसमें ये भी हो सकता है कि पिछले साल की पेमेंट भी शामिल हो। ठीक है, उसमें क्या हो सकता है, पिछले साल की पेमेंट भी शामिल हो सकती है और एडवांस पेमेंट भी शामिल हो सकती है अगले साल की भी।
अच्छा, कोई और क्वेश्चन? अच्छा, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा, उसको कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कौन सा है। हमने क्वेश्चन किए अभी तक ना 3 क्वेश्चंस किए, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, उसमें देखें क्वेश्चन नंबर 3 में उसने आपको ना खुद अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस दे दिए, वहां स्टेटमेंट फॉर्म में थे, यहाँ डिफरेंट उसने दे दिए। उसने क्या कहा है रिक्वायरमेंट में, देखें तो लुक एट द रिक्वायरमेंट। उसने कहा क्वेश्चन नंबर 3, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अप द 2 अकाउंट्स, ठीक है, आपने सेपरेट बनाने हैं। 2 अकाउंट्स शोइंग द अप्रोप्रिएट अमाउंट ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब है आपने कितनी अमाउंट इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करनी है एट 31 दिसंबर 2008 एंड एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द ट्रेडर, ठीक है, जो कि आपके जो ट्रेडर है उसका फाइनेंशियल ईयर एंड है। उसने कहा है कि नोट में कहा है कि नो सेपरेट अकाउंट्स आर प्रीपेड फॉर द क्रेडिटर्स फॉर पैकिंग मटेरियल्स बॉट ऑन क्रेडिट। कहता है कि वो आपने क्या करना है, जो आपके ट्रेड पे पेबल्स है ना, क्रेडिटर्स है ना, पैकिंग मटेरियल जिनसे ले रहे हैं, उनके लिए आपने कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनाना। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रीपेड 2 अकाउंट्स। ऊपर से डाटा देखें, उसने कहा है कि आपके पास जो 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2008 ओपनिंग है, साल का स्टार्ट है। द फॉलोइंग बैलेंसेज अमंग अदर्स स्टूड इन द बुक्स ऑफ आर एल्किंस अ सोल ट्रेडर, ठीक है। सोल ट्रेडर का मतलब है कि वो एक ही पर्सन है जो ट्रेड कर रहा है, उसमें वो दूसरा पार्टनर है ही कोई नहीं, ऑनर एक ही है। उसने कहा बिजनेस रेट्स का बैलेंस दिया हुआ है और आपको पैकिंग जो है मटेरियल उसका भी दिया हुआ है बैलेंस। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो पहला अकाउंट है दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस रेट्स, उसको आप यहाँ पर अकाउंट ओपन कर लेंगे, बिजनेस रेट्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। उसके बाद आपने सेकंड जो अकाउंट बनाना है बी, दैट इज द पैकिंग मटेरियल अकाउंट। डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। आपके ओपनिंग बैलेंसेस देखें, बिजनेस रेट के सामने उसने लिखा है दिस इज डेबिट बैलेंस। इसका मतलब है कि आपने बिजनेस रेट्स की डेबिट साइड ये है, इसमें आपने बैलेंस लिखना है 210। अगर क्रेडिट कहता तो हम क्रेडिट साइड पे लिखते, दिस इज अवर बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। जो पैकिंग मटेरियल है उसका ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट उसने बताया, तो आपके पास यहाँ पर ये भी डेबिट साइड पे ही आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन will be on debit side 740, ठीक है। कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008 द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टू अकाउंट्स इज एज फॉलोज। नंबर 1, बिजनेस रेट्स 192 वर पेड टू कवर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2008 टू 31 मार्च 2009। ये एक साल बनता है जो आपका पीरियड यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ये एक साल की पेमेंट उसने क्या कर दी है, बिजनेस रेट्स की उसने कर दी है, लेकिन वो पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, वो 1 अप्रैल 2008 से लेकर 31 मार्च 2009 तक है। तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो एंड हो रहा है वो नीचे गिवन है, वो हो रहा है 31 दिसंबर 2008 को, ठीक है। जो पेमेंट हुई है ना वो बिजनेस रेट्स की हुई है, तो बिजनेस रेट्स के अकाउंट में डेबिट साइड पे हम टोटल अमाउंट लिख देंगे 1920 जो उसने कैश दे दिया, पेमेंट कर दी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपने ना ये वाली जो ट्रीटमेंट है इसको समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। आपने बिजनेस रेट की पेमेंट की है और आपने आपका जो ईयर एंड हो रहा है वो 31 दिसंबर 2000 एंड ये आपका 8 है, उसमें हो रहा है।
ये आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है। इसका मतलब है 1 अप्रैल से अगर आप यूज करें ना, तो आपने बेनिफिट जो लिया ना बिजनेस रेट का, वो अप्रैल के मंथ में लिया 2008 में। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2008 तक आपने सिर्फ 9 मंथ का बेनिफिट ले लिया है। जो 3 मंथ अगले हैं ना, जो आपके पास 31 दिसंबर से बाद में आ रहे हैं, आपका जो पीरियड एंड हो रहा है, जो पीरियड वो 12 महीने का, ठीक है, जो पेमेंट हुई है, तो उसको प्री पेमेंट कंसीडर करेंगे, दैट विल बी कंसीडर एज अ प्री पेमेंट। तो प्री पेमेंट जो होगी उसके लिए आप क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि आपके पास प्रीपेड बिजनेस रेट आपके कितने हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो पेमेंट की है वो है आपकी टोटल 1920 की, उसको डिवाइड कर देंगे कि कितने मंथ्स के लिए की है। तो वो हमारे पास 12 मंथ्स की है, हम उसको डिवाइड करेंगे 12 मंथ्स पे, और मल्टीप्लाई उसमें से प्री पेमेंट कितनी है। प्री पेमेंट है 3 महीने की, जनवरी 2009, फेब 2009 एंड मार्च 2009। तो 3 मंथ से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी दैट वुड बी द प्री पेमेंट। ठीक है, वैल्यू निकालें, कितनी कैलकुलेशंस में आती है, आप वैल्यू निकालें 1920 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स, तो आपके पास ये आ जाएगा 480। दिस इज प्री पेड बिजनेस रेट। ये आपके पास क्लोजिंग डेट को आएगा, किस डेट को, इस डेट को 31 दिसंबर 2008 को। तो प्रीपेड जो हमारे पास बैलेंस होता है, किसी भी जो आप कोई भी एक्सपेंस करते हैं, तो वो आपके पास एसेट होता है। तो बैलेंस कैरी डाउन विल बी 480, ये आपके पास क्रेडिट साइड पे आएगा। उसके बाद उसने कहा है कि 3150 वाज पेड फॉर द पैकिंग मटेरियल बॉट। आपने जो पैकिंग मटेरियल परचेज की है ना, उसके लिए आपने परचेज पेमेंट की है 3150 की। ये भी पैकिंग मटेरियल की डेबिट अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगी 3150, और रेफरेंस में आप कैश पेड लिख देंगे या बैंक लिख देंगे, ठीक है, जो भी पेमेंट मेथड हो। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आपके पास नेक्स्ट है, उसने कहा थर्ड में, उसने कहा है कि 242 was owing at 31st December 2008 in respect of the packing material bought on credit। कहता है कि जो आपने पैकिंग मटेरियल क्रेडिट पे परचेज किए थे ड्यूरिंग द ईयर, उसमें से आपने 242 की पेमेंट अभी करनी है इस साल के एंड पे। तो ये आपके पास क्या हो गया, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटीज का बैलेंस जो होता है, बैलेंस कैरी डाउन, वो किस साइड पे आता है, डेबिट साइड पे आता है। कितनी अमाउंट है, 242, ठीक हो गया। उसके बाद फोर्थ आइटम देखें, उसने कहा ओल्ड मटेरियल्स अमाउंटिंग टू 63 वर सोल्ड एज स्क्रैप फॉर कैश। तो जब आपने ओल्ड मटेरियल एज स्क्रैप आपने सेल किया, तो आपने उसका क्या एंट्री क्या की होगी कि आपका पैकिंग मटेरियल क्रेडिट, ठीक है, जो आपके पास है यहाँ पर, आपने कैश रिसीव की होगी, कैश डेबिट, कितनी कैश ली है, 63, और क्रेडिट क्या किया होगा, कौन सी चीज ऑर्गेनाइजेशन से जा रही है, पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल को आपने क्या कर दिया होगा, क्रेडिट। अब जो पैकिंग मटेरियल्स का अकाउंट है वो हम बना रहे हैं। तो पैकिंग मटेरियल का अकाउंट हमारे पास क्या हो रहा है, क्रेडिट। कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है, 63 से। हम 63 यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ हम लिख लेंगे कि हमने कैश ले लिया, डेबिट रेफरेंस लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास उसने कहा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पैकिंग मटेरियल। तो पैकिंग मटेरियल जो आपके पास एंड पे बच जाता है वो आपका एसेट होता है। तो एसेट का क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो कितना है, वो उसने बता दिया, पैकिंग मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक वो उसने कितना बता दिया है। वो उसने बताया कि आपके पास ना जो बैलेंस कैरी डाउन है वो आपके पास है 690 का। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सारी पुट कर दी है। पहले तो आप क्लोज करेंगे बिजनेस रेट्स के अकाउंट को। बिजनेस रेट के अकाउंट में आप देखें तो डेबिट साइड है 210 प्लस 1920 की, ठीक है, तो वो आपकी बनती है टोटल वन, सॉरी, ये बनती है आपके पास 2130 की, 2130।
इसमें से आपने 480 माइनस कर दिए जो क्रेडिट साइड पे गिवन है क्लोजिंग, तो रिमेनिंग आपके पास 1650 आपके पास आ गया। दिस विल गो टू द इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, एज एन एक्सपेंस। अब स्टेशनरी का अकाउंट भी आप क्लोज करेंगे। डेबिट साइड के फिगर देखें, 740 प्लस 3150 जो आपने कैश में दे दी है, प्लस 242 वो आपके आगे, तो आपके पास टोटल कितना आ गया 4132। उसमें से क्रेडिट साइड पे दो वैल्यूज गिवन है, 63 की और आपके पास 690 की वैल्यू गिवन है। तो आपके पास जो आंसर आया है वो आता है 3379, ठीक है। दिस विल गो टू द इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। आप इसे क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट में ट्रीट करेंगे। अब यहाँ देखें, जब आप एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स, और आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स। एक्सट्रैक्ट्स का मतलब है कि जो ट्रीटमेंट होगी इनमें वो आपने बतानी है क्या ट्रीटमेंट होगी। तो उसमें देखें जो एक्सपेंस आपका फॉर द ईयर है उसको आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके जो बिजनेस रेट्स हैं वो कितने आ रहे हैं उनकी वैल्यू आप लिखेंगे, वो आ रहे हैं 1650 के, ये वाली वैल्यू आपने ट्रांसफर कर दी। क्लोजिंग प्रीपेड है, तो क्लोजिंग जो प्रीपेड आपके पास बिजनेस रेट्स हैं वो आपके आएंगे करंट एसेट्स में। वो कहाँ पर आएंगे, करंट एसेट्स में, तो करंट एसेट्स में आप उन्हें ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। जो करंट एसेट्स में आपके गए हैं वो कितने आपके पास आ जाएंगे 480 के। ये क्या है, प्रीपेड बिजनेस रेट्स। जहां आप दूसरे एसेट्स लिखेंगे, करंट एसेट्स कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, उसके साथ बिजनेस रेट्स भी लिख देंगे जो कि प्रीपेड हैं। कितने हैं 480 के। उसके बाद आपके पास जो रीडिंग मटीरियल सॉरी पैकिंग मटेरियल है, पैकिंग मटेरियल में आपके पास इनकम स्टेटमेंट में आपके पास एक्सपेंसेस में गया पैकिंग एक्सपेंसेस, वो आपके पास आया 3379 का। और आपके पास यहाँ पर दो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, एक ये है और एक डेबिट साइड पे है, एक क्रेडिट साइड और डेबिट साइड पे। जो क्रेडिट साइड पे है वो शो कर रहा है कि आपने पैकिंग मटेरियल का स्टॉक रखा हुआ है, पैकिंग मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक, C/S मीन्स क्लोजिंग स्टॉक, वो कितना है आपका 690। लेकिन आपके पास करंट लाइबिलिटीज में से भी कुछ जाएगा कि आपने पैकिंग मटेरियल के लिए अभी कुछ पेमेंट्स नहीं की, ठीक है। तो आपके पास जो करंट लाइबिलिटीज हैं उसमें भी अमाउंट जाएगी, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में जो अमाउंट जानी है वो कितनी जानी है, वो आपकी ये डेबिट साइड पे जो बैलेंस आ रहा है वो होगा। तो ये कितना आता है आपका 242। दिस इज अक्रूड पैकिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ये आपके अक्रूड पैकिंग एक्सपेंसेस हैं जो आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, ये थे ट्रीटमेंट्स। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। अच्छा, उसमें देखें जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें भी वही है, उसने लाइटिंग एंड हीटिंग के ओपनिंग बैलेंसेस दे दिए हैं, इंश्योरेंस के भी ओपनिंग बैलेंस दे दिए हैं, और उसके बाद उसने दे दिया है कि आपके जो फायर इंश्योरेंस वगैरह है उसकी पेमेंट की कब से कब तक हुई है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, ठीक है। और जो हमारे पास दूसरा है उसमें कब से कब तक पेमेंट हुई है। अब यहाँ देखें आपके पास उसने ओपनिंग बैलेंसेस दे दिए हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। हीटिंग एंड लाइटिंग इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास उसने कहा ऑन 1 जनवरी 2006,
ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं, साल का स्टार्ट है। आपसे उसने कहा यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अप द अकाउंट्स फॉर लाइटिंग एंड हीटिंग एंड इंश्योरेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006। आपने उस साल के लिए ये अकाउंट बनाने हैं जो साल आपका एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2006 को। कैरी फॉरवर्ड नेसेसरी बैलेंसेस टू 2007। तो आपने उसके बैलेंसेस जो नेसेसरी हैं, जो कैरी डाउन होंगे, उनको आपने कैरी फॉरवर्ड भी करना है, ठीक है, ब्रॉड डाउन करना बैलेंस। अब इसमें देखें कि हमारे पास उसने कहा है कि आपके पास जो हीटिंग एंड लाइटिंग के एक्सपेंसेस है ना, ए पार्ट है लाइटिंग एंड हीटिंग, ये आपके पास एक्सपेंसेस हैं, इसका अकाउंट आपने बनाया डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा जो अकाउंट है वो है इंश्योरेंस एक्सपेंस का। बी पार्ट इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी आपका एक्सपेंस है, इसका अकाउंट आप बना रहे हैं टी अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। उसने कहा है कि आपकी लाइटिंग एंड हीटिंग का ओपनिंग जो बैलेंस है वो डेबिट है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस किस डेट को है? 1 जनवरी 2006 को। बैलेंस ब्रॉड डाउन इज द डेबिट बैलेंस। कितनी अमाउंट है? 192 एसेट है। इंश्योरेंस का भी उसने डेबिट बैलेंस दिया 1410 का। इसका मतलब ये है कि इंश्योरेंस भी आपने प्रीपेड की थी ऑन 1 जनवरी 2006 को। आपके पास जो बैलेंस ब्रॉड डाउन आ गए वो आपके पास दोनों आपने एज इट इज लिख देने। अगर वो क्रेडिट कहेगा क्रेडिट साइड पे लिख देने, डेबिट कहेगा तो डेबिट साइड पे लिख देने, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006, उस साल के दौरान जो ईयर एंड हो गया 31 दिसंबर 2006 को, द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टू अकाउंट्स इज एज फॉलोज। उसने ये इंफॉर्मेशन दी है इन अकाउंट से रिलेटेड। उसने कहा फायर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे की है कितने की? 1164 की, कवरिंग द ईयर, जो एक साल को कवर कर रही है। एंडेड, जो साल एंड हो रहा है, कितने साल? एक साल की जो पेमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपने इंश्योरेंस दे दी है पूरे साल की, पेमेंट एडवांस में कर दी, एक साल पेमेंट कर दी, लेकिन वो जो इंश्योरेंस का पीरियड है वो आपके 31 मई से एंड हो रहा है 2007 में। कब हो रहा है? 2007 में। और आप अकाउंट बना रहे हैं कब? 2006 में। अब देखें, आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस दे दिया कितने का? आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2006, ठीक है। और आपका जो इंश्योरेंस पीरियड है, ठीक है, वो साल कितने में एंड हो रहा है? 31 में। इंश्योरेंस पीरियड एंड, तो वो कितने पीरियड के लिए हो रहा है? वो हो रहा है 31 मई 2007 को। तो आपने यहां से यहां तक चेक करना है कि आपके कितने मंथ आपने अगले साल की पेमेंट की है। जनवरी आ गया आपके पास अगले साल का 2007 का, जनवरी 2007, फेब 2007, मार्च 2007, अप्रैल 2007 एंड मई 2007, क्योंकि मई का एंड है 31 मई 2007। ये आपके बनते हैं 5 मंथ, 5 मंथ। ये 5 मंथ्स की आपने क्या की है? एडवांस पेमेंट कर दी है। तो अब आप इसके लिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे कि आपके पास प्री पेड इंश्योरेंस कितनी है, तो वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए प्री पेड फायर इंश्योरेंस, आपने जो भी पेमेंट की है वो आपकी पेमेंट आपने कंसीडर करनी है। आपने पेमेंट कितनी की है टोटल? 1400 एंड सॉरी 1164 की, 1164 की जब आपने पेमेंट की है
तो आप इंश्योरेंस अकाउंट में जाके डेबिट साइड पे इसकी को लिख देंगे कि आपने ये कैश दे दिया ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है। अब जब आपने ये कैश दे दिया, इसमें से ये कैश थी पूरे साल की, उसने कहा फॉर द ईयर है, तो ईयर में कितने मंथ्स होते हैं आपके? 12 मंथ। 12 पे डिवाइड करेंगे, पर मंथ इंश्योरेंस कॉस्ट निकल आएगी, मल्टीप्लाई बाय आपके 5 मंथ्स आपके अगले साल के हैं जो इस साल से रिलेट नहीं करते, तो आपकी प्रीपेड इंश्योरेंस निकल आएगी। तो प्रीपेड इंश्योरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करें, कितनी वैल्यू निकलती है उसमें देखें। 1100 एंड आपका आता है 1164 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय आपका 5, तो इसका मतलब है 485 जो है वो आपकी प्रीपेड फायर इंश्योरेंस 485। तो 31 दिसंबर को आपके पास 31 दिसंबर 2006 को आपका जो बैलेंस कैरी डाउन आएगा वो कितना आ जाएगा? 485 का इंश्योरेंस के अकाउंट में। ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि आपने जनरल इंश्योरेंस भी पे किया है। अब जनरल इंश्योरेंस जो है वो है आपकी 1464 की, तो इंश्योरेंस का अकाउंट है, जनरल फायर दोनों इसमें आएंगी। तो डेबिट साइड पे आप 1464 लिख लेंगे और यहाँ पर आपने कैश लिख लिया कि आपने ये पे कर दिए जनरल इंश्योरेंस। लेकिन उसने बताया कि जो पीरियड कवर हो रहा है ना वो आपका कवर हो रहा है 31 जुलाई 2000 एंड कब एंड हो रहा है? 2007 में। तो इसके लिए आपके पास जो आपने निकालना है प्रीपेड जनरल इंश्योरेंस। ठीक है। अब उसमें से आप कैसे उसको निकालेंगे? 31 दिसंबर 2006 से लेकर आपकी जनरल इंश्योरेंस का पीरियड खत्म हो रहा है 31 जुलाई 2007 को। तो ये पीरियड कितने मंथ्स का बनता है वो देखें। ये आपका पीरियड बनता है 1 जनवरी 2007 से 31 जुलाई, 7 मंथ्स। 7 मंथ्स की इसमें एडवांस पेमेंट है, तो जो एडवांस पेमेंट होती है वो आपका क्या होता है? एसेट होता है। तो अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1464 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 7 मंथ्स, तो ये आपकी कैलकुलेशन हो जाएंगी। तो आपकी 1464 है टोटल इंश्योरेंस, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो पर मंथ इंश्योरेंस आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो आपकी टोटल इंश्योरेंस आ जाएगी। तो ये जो इंश्योरेंस है वो आपकी 854 की, ठीक हो गया। 854 की ये भी आपके पास बैलेंस कैरिड डाउन में ही आ जाएगी। कितनी है आपके पास? 854 इंश्योरेंस वाले अकाउंट में आप लिख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखें, उसके बाद उसने कहा है कि आपके पास ना एन इंश्योरेंस रिबेट ऑफ 82 वाज रिसीव्ड ऑन 30 जून 2006। इंश्योरेंस रिबेट का मतलब होता है कि आपको इंश्योरेंस में से कोई पैसा वगैरह आपको रिबेट मिला है, डिस्काउंट वगैरह कुछ मिला है। ठीक है। आपने कैश रिसीव किया, इंश्योरेंस किसी चीज का हो सकता है, डैमेज वगैरह हुआ हो तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पेमेंट कर दी है। तो जब आपने पेमेंट रिसीव की तो आप क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट करते हैं और इंश्योरेंस अकाउंट क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो ये आपकी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी अमाउंट कितने की? ये आपका इंश्योरेंस रिबेट आ जाएगा। अब देखें, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो आपने पे किया है 1300 का। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो लाइटिंग हीटिंग कॉस्ट है। ठीक है। तो आपने जब ये पेमेंट की है तो वो आपने की है 1300 एंड सॉरी 1300 की, और आप इस अकाउंट में डेबिट साइड पे उसको लिख देंगे। क्या करेंगे? लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, उसने कहा है कि आपका ना an electricity bill of 162 for December 2006 was unpaid at 31st December 2006। आपका जो ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2006 को, उसमें एक बिल आया है जो दिसंबर के मंथ का है, वो अभी तक आपने पे नहीं किया 31 दिसंबर को, एंड दैट इज योर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है। बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा हमारे पास? ये हमारे पास आएगा 162 का।
अच्छा, उसके बाद उसने कहा है कि ऑयल बिल 810 वर पेड, आपने ऑयल बिल भी पे किया है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, ऑयल बिल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। इसका मतलब है ये भी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। ऑयल बिल कितना है, आपने ऑयल बिल दिया 810, सॉरी डेबिट साइड पे आएगा इस अकाउंट के, लाइटिंग एंड हीटिंग अकाउंट के, क्योंकि ये भी ऑयल भी क्या है, हीटिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद उसने कहा है कि स्टॉक ऑफ ऑयल है। स्टॉक ऑफ ऑयल, इसका मतलब ऑयल बच गया 31 दिसंबर 2006 को, ये इस साल के एंड पे, तो इसका मतलब है दिस इज योर बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन कितना है आपका, कि आपके पास ऑयल बचा हुआ है, वो है आपके पास $205 का। अब आप क्या करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन पुट कर दी है, अब आपने इन अकाउंट्स को क्लोज कर देना, ठीक है। और जो बैलेंस आएगा वो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा, और जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चले जाएंगे, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में। अच्छा, इसमें देखें कि हमारे पास यहाँ पर जब हम इस अकाउंट को क्लोज करते हैं हीटिंग एंड लाइटिंग को, तो डेबिट साइड इज ग्रेटर 192 प्लस उसमें कितना है 810, प्लस उसमें आपके पास है 1300, प्लस उसमें आपका आ रहा है 162, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितना आ गया है डेबिट साइड का, डेबिट साइड इज ग्रेटर, वो आ गया आपके पास 2464 का, 2464 का। उसमें से आप 205 माइनस कर देंगे तो आपके पास 2259 बैलेंस बचता है। दिस विल गो टू द इनकम स्टेटमेंट एट 31 दिसंबर 2006 को। ये आपका हो गया एक्सपेंस फॉर द ईयर, ठीक है। तो आपने जब इनकम, ये जो बैलेंस ब्रॉड डाउन है, कैरी डाउन है, इनको आप ब्रॉड डाउन कर लेंगे क्योंकि उसने कहा है कि आप ब्रॉड डाउन करें। ये आपके पास बैलेंस आएगा, ये भी आपके पास 31 दिसंबर वाले, 31 दिसंबर 2006, ये भी आपके पास 31 दिसंबर 2006 का बैलेंस है हीटिंग एंड लाइटिंग की डेबिट साइड पे। अच्छा, आपके पास यही बैलेंस जो है, बैलेंसेस ब्रॉड डाउन हो जाएंगे ऑन वेरी नेक्स्ट डेट, ऑन 1 जनवरी 2007, और ये आपके इधर भी ऐसा ही आएंगे ऑन 1 जनवरी 2007 को। दिस वुड बिकम बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने का, 162 का। अब आपने क्या करना है कि आपने इनकम स्टेटमेंट पे इनकी क्या ट्रीटमेंट करनी है, लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंस कितने लेके जाने हैं आपके पास। आपके पास हीटिंग और लाइटिंग जो है उसमें देखें इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स हैं, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स हैं। जो इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स हैं उसमें आप हीटिंग एंड लाइटिंग का एक्सपेंस लेके जाएंगे कितना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आप कितनी अमाउंट लेके जाएंगे, वो आपकी अमाउंट है 2259। This is your heating and lighting expense that will be reported, that will be charged to income statement. Heating and lighting expense, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें कि आपके पास ये आ गया, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप कौन से बैलेंसेस लेके जाएंगे, उसमें दो बैलेंसेस हैं, या तो आपके करंट एसेट्स होंगे या आपके पास करंट लाइबिलिटीज हैं। आपके पास जो करंट एसेट्स है ना, हीटिंग एंड लाइटिंग के जो एक्सपेंस ये क्रेडिट साइड पे गिवन है, ये आपके पास ना ये ऑयल रिजर्व है, ये आपके पास क्या है, ऑयल पड़ा हुआ है। तो ये आपके पास ऑयल का क्लोजिंग स्टॉक है, ऑयल क्लोजिंग स्टॉक,
ये आपके पास है 205 का, ये आपका करंट एसेट है। लेकिन डेबिट साइड पे 162 गिवन है कि आपने कोई हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंसेस जो थे वो अभी एट द एंड पेमेंट नहीं की, तो दिस विल बी योर करंट लायबिलिटी। ये क्या है? हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंसेस अक्रूड। ठीक है, वो कितने हैं? वो है आपके 162 के। इसी तरह आप दूसरा अकाउंट भी क्लोज करेंगे। ठीक है, दूसरी साइड पे आप देखें कि 1410 आपके पास डेबिट साइड पे वैल्यू गिवन है, प्लस उसमें 1164 करेंगे, प्लस आप 1464 करेंगे, तो टोटल आपका आ गया 4038। ठीक है, उसमें से आपने क्रेडिट साइड की वैल्यूज निकाल देनी है 82 की, माइनस उसमें से आपने 485 भी कर देना और माइनस आपने 854 कर देना है, तो बाकी आपकी वैल्यू बचेगी 2617। दिस विल गो टू द इनकम स्टेटमेंट एट 31 दिसंबर 2006। ठीक है, तो आपके पास जो दूसरा एक्सपेंस है वो आपके पास कौन सा है? ये आपके पास है इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस एक्सपेंस। वो आपका इस साल के लिए आपने जो आपका है वो 2617 है। ठीक है, और उसके दो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं आपके, ये दो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। इसका मतलब है आपने इंश्योरेंस दोनों की दोनों प्रीपेड दी हुई हैं, एडवांस में पे किए हुए हैं। तो आपके पास जो प्रीपेड इंश्योरेंस होती हैं वो आपके पास क्या है? आपकी इनकम है। प्रीपेड इंश्योरेंस, आपकी जो प्रीपेड इंश्योरेंस है, एक आपके पास है 485 की, प्लस आपके पास है 854 की। ठीक है, 485 प्लस आपके पास इसके बाद है 854, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके एसेट बनेंगे, करंट एसेट, प्रीपेड एसेट्स 1339 के। अच्छा, अब इसमें यह है कि यहाँ तक आप लोगों को जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो पूछ लें। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है, प्रीपेड पेमेंट जो पीरियड है उसको कैलकुलेट करने में कोई मसला है, ठीक है, तो वो भी पूछ लें। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अब आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते, इसका मतलब है आप लोगों को समझ आ रही है। लेकिन अब आप लोगों की असाइनमेंट्स भी कम हो गई हैं, असाइनमेंट्स आप लोग कम भेज रहे हैं। सैयद मोहम्मद हादी क्लियर है सर? ओके, वेरी गुड, अगर क्लियर है तो। हाँ जी, आपने जनरल सलीम आपने कहा है कि सर इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट में बैलेंस ब्रॉड डाउन कंबाइन करके लिख लेंगे। आप कंबाइन लिख लें, आप अलग अलग लिख लें, दोनों ठीक है, कोई मसला नहीं है जी। और कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? इससे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, शो करता हूँ, ज़रा उसको आप देखें और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे पूछें। ठीक है, ताकि अभी टाइम है तो मैं आपको ना वो चीज़ क्लियर कर दूँ। देखें क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द स्क्रीन। Three of the accounts in the ledger of Charlotte Williams indicated the following balances at 1st January 2002। ये साल के स्टार्ट में बैलेंसेस दे दिए उसने। ठीक है, और उसने आपको इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस का मतलब है कि आपकी ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, दिस इज योर प्रीपेड इंश्योरेंस। ये साल के स्टार्ट में आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस थी। ठीक है,
उसके बाद उसने कहा कि वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है कि आपके पास ना अक्रूड बैलेंस था, आपके एक्सपेंसेस पेएबल थे, और उसने कहा कि रेंट रिसीवेबल रिसीव्ड इन एडवांस, आपने एडवांस में रिसीव किया है, ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, आपके प्रीपेड इनकम है। रेंट रिसीव कर रहे हैं इसलिए इनकम है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे आएगा, वेजेस आउटस्टैंडिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे आएगा, और रेंट रिसीवेबल जो आप रेंट इनकम का अकाउंट बनाएंगे वो उसमें आपके पास, उसने कहा रिसीव्ड इन एडवांस, तो आपने पिछले साल ही एडवांस में रिसीव कर लिया था, तो दैट वुड बी योर लाइबिलिटी, दैट वुड बी योर लाइबिलिटी। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है, because in the next class we are going to start in the next week we are going to start the new topics। ठीक है, हमने न्यू टॉपिक्स करने, एक तो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का टॉपिक करेंगे, एक हमने स्टार्ट करना है उसके साथ नॉन करंट एसेट्स का। ठीक है, तो यहाँ तक जो एम्बिग्यूटीज हैं, जो क्वेश्चन है वो आप पूछ लें, अगर प्रॉब्लम है तो। सैयद मोहम्मद हादी, जो ब्रॉड डाउन है ना, वो उसका बैलेंस का मतलब ये होता है कि लास्ट ईयर जो आपका फॉर एग्जांपल कोई बैलेंस लाइबिलिटी थी, पेएबल था, जैसे वेजेस पेएबल थी, तो वो लास्ट ईयर का तो आपके पास लाइबिलिटी थी, वो आपका बैलेंस आपने क्लियर किया था, उस साल ओपनिंग बैलेंस होगा, तो ओपनिंग बैलेंस जो होते हैं उनको हम ब्रॉड डाउन बैलेंसेस कहते हैं। ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस आर नोन एज ब्रॉड डाउन बैलेंसेस। अगर आपके पास, जैसे उसने कहा इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, तो आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपने पिछले साल एडवांस में पे कर दिया था इस साल के लिए, तो ये साल के स्टार्ट जब हुआ है ऑन 1 जनवरी 2000, ठीक है, तो उसमें ये आपका एसेट था, बैलेंस ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे आएगा। वेजेस आउटस्टैंडिंग थी, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब ये था कि पिछले साल की आपकी लायबिलिटी है, इस साल का ये आपका एसेट है। ठीक है, इस साल का आपका क्या है ये, सॉरी पिछले साल की लाइबिलिटी थी, तो इस साल भी ओपनिंग भी लाइबिलिटी होगी ऑन 1 जनवरी 2000। ठीक है, तो जो लाइबिलिटी होती है उसको हम बैलेंस ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, तो थर्ड है रेंट रिसीवेबल, वो एडवांस में ले लिया था, तो ये भी आपकी लाइबिलिटी थी, तो लाइबिलिटी अगर होगी तो बैलेंस ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे आएगा। इज दैट क्लियर सैयद मोहम्मद हादी? ओके गुड। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? किसी और को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन के बारे में, या ओवरऑल जो ये चैप्टर पढ़ा है इसमें, क्योंकि आगे चल के हमने आपने इसको क्लियर करके चलना है, बिकॉज आपने 1-2 वीक बाद ऐसा करना है कि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये हमने दोबारा करनी है। जब हम दोबारा करेंगे तो ये जितने चैप्टर्स अब हम पढ़ रहे हैं इनकी एडजस्टमेंट्स उसमें करनी है। ठीक है, तो जब एडजस्टमेंट करेंगे आपको ये क्लियर होगा, तो एडजस्टमेंट्स आपसे होनी है। प्रीपेड इंश्योरेंस, जैनब आपका क्वेश्चन है, प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो आपने एक्सपेंस है ना, इंश्योरेंस आप करवाते हैं वो आपका एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस जब भी आपने प्रीपेड किया हुआ, एडवांस दिया हुआ, तो वो आपका एसेट होता है, वो आपका क्या होता है, एसेट होता है। अगर इंश्योरेंस जो होती वो आउटस्टैंडिंग होती, ठीक है, ओइंग होती, ठीक है, या आपकी पेएबल अक्रूड लिखा होता, तो फिर वो आपकी लायबिलिटी होती। जी, और कोई क्वेश्चन? इज दैट क्लियर जैनब? जुनैरा, ये टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ये है कि हमने जो जर्नल एंट्रीज पढ़ी हुई है ना उसी के थ्रू हम करते हैं, लेकिन ये आपने करना लाजमी है चैप्टर। ठीक है, क्योंकि
जितनी भी एडजस्टमेंट्स आगे होंगी जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें ये आता है। जो भी आपको क्वेश्चन आएगा इनकम स्टेटमेंट का या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, उसमें इसकी एडजस्टमेंट होती है। कुछ एक्सपेंसेस प्रीपेड होते हैं, कुछ अक्रूड होते हैं, कुछ इनकम प्रीपेड होती हैं, कुछ अक्रूड इनकम होती हैं, तो वो आपने उनको एडजस्ट करना होता है। इंशाल्लाह वो करेंगे हम, लेकिन आपने इसको रिवाइज कर लेना है तब तक। अगर आपको डिफिकल्ट लगा है तो आप इसको थोड़ा टाइम दें, क्योंकि आपको फिर जो चीज़ डिफिकल्ट लगती है अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो पेपर में आपकी वही एरर्स होते हैं ठीक है, वही आपके एरर्स होते हैं। तो इसीलिए आपने इस चीज़ को ज़रा करना है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें ठीक है, अभी हम आज की क्लास को कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, आप इसको दोबारा रिवाइज करें, और जो क्वेश्चन नहीं होंगे, जो चीज़ें नहीं होंगी, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, ओके, टिल देन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।